नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। आज सबसे पहले बात उस खबर की जो सुकून देती है, भरोसा दिलाती है कि बिहार की बेटियां किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं हैं, बस मौका मिलना चाहिए। 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त। ये 3 तस्वीरें दूसरी बेटियों को ताकत देती हैं, उन बेटियों को प्रेरणा देती है जिनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा है। ये 3 तस्वीरें इंटर की परीक्षा में टॉपर बेटियों की है, जिन्होंने 3 संकायों यानी 3 स्ट्रीम्स आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में बाजी मारी है। खास बात यह कि छोटे शहरों से आने वाली बेटियों ने राज्य के फलक पर अपना जलवा बिखेरा है और बताया है कि दिल में जज्बा हो तो तमाम दिक्कतें छोटी पड़ जाती हैं। पहली तस्वीर मधु भारती की है, जिसने आर्ट्स में, दूसरी तस्वीर सोनाली की है जिसने साइंस में, और तीसरी तस्वीर जो आपके सामने है वो सुगंधा कुमारी की है जिसने कॉमर्स में परचम लहराया है। और अब हम आपको कामयाब उस बेटी से सबसे पहले रूबरू कराते हैं जिसने ये साबित कर दिया कि बुलंदियों को छूने वालों को बाधाएं रोक नहीं पाती। देखिए ये रिपोर्ट। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइनें बहुत लोगों ने पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन नालंदा बिहार शरीफ की सोनाली ने इसे खूब ठीक से समझा है और साबित भी कर दिया है। परमेश्वरी देवी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा सोनाली ने इंटरमीडिएट साइंस में टॉप किया है। आईएससी की परीक्षा में टॉप करने वाली सोनाली ने 476 नंबर यानी 94.2% अंक हासिल किए। ये एक टॉपिक पढ़ना है, जिस टॉपिक को बनाते थे तो वो पूरा कंप्लीट करना होता था, तो वो कर ही के छोड़ते थे। इसी तरह से मेरा रूटीन था। ऐसे अपने रूटीन फॉलो। हम सोनाली के पापा से आपको मुलाकात करवाते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? जी, चुन्नूलाल। चुन्नूलाल जी, आप क्या करते हैं? फेरी लगाते हैं फल का। सोनाली का परिवार बिहार शरीफ की चमन गली में एक किराए के मकान में रहता है। परिवार की माली हालत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सोनाली के पिता चुन्नूलाल ठेले पर खाने पीने का सामान बेचते हैं, लेकिन ठेले पर सामान बेचकर घर चलाने वाले पिता ने अपनी गरीबी को बेटी की पढ़ाई में कभी बाधक नहीं बनने दिया। बेटी ने भी इंटर टॉप कर पिता का मान बढ़ाया है। भविष्य में यूपीएससी टॉप कर पिता को अभिमान का मौका देना चाहती है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरा जब से 10th क्लास में आया तभी से सपना देखे थे यूपीएससी बनने का। यूपीएससी एकदम तुम्हारा पहला और आखिरी सपना है? नहीं? अच्छा, समाज को तुम क्या देना चाहोगी जब तुम बढ़ोगी, आगे पढ़ोगी और यूपीएससी करोगी, तो समाज को क्या देना चाहोगी? सबसे पहले तो हम अपने घर का स्थिति सही करेंगे, जो आर्थिक प्रॉब्लम है उससे, फिर ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लोगों की मदद करना चाहते हैं। सोनाली के इंटर टॉप करने के बाद घर में जश्न का माहौल है और बधाई देने वालों का तांता लगा है। ये क्षण सोनाली के लिए तो सुखद है ही, सोनाली के पिता के लिए भी गौरव वाला है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब जरा इस तस्वीर के, इस खबर के मायनों को समझिए। इंटर की परीक्षा हुई, इंटर की परीक्षा में बेटियों ने परचम लहराया, जलवा बिखेरा है। खास तौर से छोटे शहरों की बेटियों ने कमाल कर दिखाया इन परीक्षाओं में। बेटियों ने तमाम बाधाओं के बावजूद कामयाब होकर दिखाया है। आर्थिक रूप से कमजोर साइंस टॉपर सोनाली रही। दूसरी लड़कियों के लिए ये नजीर हैं। पिछली बार भी रिजल्ट में बेटियों का ही दबदबा था। पिछली बार यानी 2020 में भी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में बेटियों ने ही टॉप किया था, जो एक बड़ा संदेश है उन बेटियों के लिए, उन अभिभावकों के लिए जो कि आगे नहीं बढ़ पाते, जो ये सोचकर अभिभावक बच्चों को, बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते कि बेटियां हैं क्या करेंगी पढ़कर। तो आप समझें इस संदेश को और बेटियों को आगे बढ़ने से रोके नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खगड़िया के आरएल कॉलेज की मधु कुमारी ने 92.6% अंक लाकर इंटर आर्ट्स में टॉप किया है। बेटी के टॉप करने पर पूरा परिवार खुश है।
बड़ी बात है कि मधु की बड़ी बहन ने भी 2016 में टॉप किया था। मारी छोरियां छोरों से कम है के? दंगल फिल्म का ये डायलॉग शायद खगड़िया के विशंभर भारती के लिए ही लिखा गया था। विशंभर भारती उस मधु भारती के पिता हैं जिसने बिहार बोर्ड के इंटर परीक्षा में परचम लहराया। बेटी के इस गौरव पर पिता विशंभर भारती गौरव महसूस कर रहे हैं। लगातार फोन भी आ रहे होंगे। जी 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 सर, जी सर, बधाई तो आ रही है। डीओ साहब का बधाई आया, डीएम साहब बोले कि बात करेंगे। 92.6% अंक लाकर आर्ट्स की स्टेट हेड बनी मधु भारती अपनी कामयाबी पर खुश है, जो आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। तैयारी तो मैंने टेक्स्ट बुक से ही करी। पहले टेक्स्ट बुक को कंप्लीट किया, उसके बाद मॉडल सेट बनाया और मॉडल सेट ने ज़्यादा हेल्प करा क्वेश्चन पैटर्न को समझने में। अच्छा, क्या आगे बनना चाहती है फिर जो है इसमें? आगे हम सिविल सर्विस करना चाहते हैं। मधु अपने परिवार की पहली टॉपर नहीं है। 2016 में मधु की बड़ी बहन कृति भारती ने भी इंटर आर्ट्स में टॉप किया था। मधु की उपलब्धि में कृति का भी अहम योगदान है। उसने बहुत मेहनत की थी, एटलीस्ट 6 से 7 घंटे पढ़ाई करती थी और स्पेशली उसने मॉडल सेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और मुझे लगता है उसी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, तो ऑब्वियसली मैं भी खुश हूँ। एक पिता के लिए ये क्षण कितना गौरवान्वित करने वाला है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि उनकी एक बेटी ने 2016 में इंटर टॉप किया और दूसरी 2021 में इंटर की टॉपर बनी। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय की रिपोर्ट। और इन सुंदर तस्वीरों को देखने के बाद इंटर के रिजल्ट को आंकड़ों के जरिए जरा समझते हैं। इसको समझना जरूरी है। बीते कुछ सालों से बिहार बोर्ड का रिजल्ट लगातार बेहतर था। 2020 में 80.44% छात्र पास हुए थे। इसके पहले 2019 की बात करें तो 79.76% छात्र छात्राओं ने सफलता प्राप्त की थी, जबकि इस साल यानी 2021 में पास फीसदी 78.04% रहा। मतलब इस बार 2.4% की गिरावट है। कोरोना ने भी बहुत हद तक बच्चों की पढ़ाई को बाधित किया है। हालांकि इंटर रिजल्ट के साथ ही बिहार बोर्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। सीबीएसई, आईसीएसई सहित कई राज्यों के बोर्ड की वार्षिक परीक्षा अभी हुई भी नहीं है। इंटर का रिजल्ट भी बिहार बोर्ड ने जारी कर दिया, जबकि 10वीं यानी मैट्रिक का रिजल्ट अप्रैल के पहले हफ्ते में जारी कर दिया जाएगा, जो कि एक बड़ी उपलब्धि कही जाएगी बोर्ड के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एक और खास खबर की बात। राजगीर के सेफ रोपवे पर आप बेखौफ होकर लुत्फ उठा सकेंगे, साथ ही नेचर सफारी के जरिए आप प्रकृति का आनंद ले सकेंगे। शुक्रवार को पर्यटन केंद्र राजगीर में सीएम नीतीश कुमार ने 8 सीट वाले रोपवे और नेचर सफारी का उद्घाटन किया। तस्वीरें भी आपके सामने। उन्होंने नेचर सफारी में बने ग्लास ब्रिज का मुआयना भी किया। सीएम 3 महीने बाद इस ब्रिज पर फिर से चढ़े। उन्होंने कहा कि काफी अच्छा ग्लास ब्रिज बना है। आज से इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। आज का दिन राजगीर के लिए बेहद खुशियों भरा रहा। और अब जरा समझिए कि आखिर नीतीश कुमार राजगीर को पर्यटन हब क्यों बनाना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार का फोकस हमेशा से ही पर्यटन पर रहा है। राजगीर को विश्व पटल पर उभारने की लगातार कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार। राजगीर को इको टूरिस्ट क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। राजगीर का इतिहास भी बेहद सुनहरा है। पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा राजगीर एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है। एक सुंदर हेल्थ रिसोर्ट के रूप में भी ये काफी लोकप्रिय है। यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। खासकर बौद्ध धर्म से इसका बहुत प्राचीन संबंध है। बुद्ध न केवल कई वर्षों तक यहाँ पर ठहरे थे, बल्कि कई महत्वपूर्ण उपदेश भी यहाँ की धरती पर दिए थे। बुद्ध के उपदेशों को यहीं लिपिबद्ध किया गया था और पहली बौद्ध संगीति भी यहीं हुई थी। मतलब पर्यटकों को देखने समझने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है। तो आप भी राजगीर जरूर आइए और बहुत पास से इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में नेचर सफारी के अलावा
8 सीटर रोपवे सर्विस का भी उद्घाटन किया। अब तक रत्नागिरी पर्वत तक जाने के लिए सिंगल सीटर ओपन रोपवे की ही सुविधा थी, लेकिन अब सैलानी पूरे परिवार के साथ इसमें बैठकर ऊंचाई से राजगीर की हसीन वादियों का आनंद ले सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में आज से 8 सीटर रोपवे की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औपचारिक तौर पर इस रोपवे सर्विस का उद्घाटन किया। इस सुविधा की शुरुआत के बाद देश विदेश के पर्यटक काफी ऊंचाई से राजगीर की वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे। रोपवे के शुरू होते ही बिहार के पर्यटन उद्योग में एक नया आयाम जुड़ गया है। यह राज्य का पहला अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और 8 चेयर रोपवे है। इससे पहले रत्नगिरी पर्वत तक जाने के लिए सिंगल सीटर ओपन रोपवे की सुविधा ही उपलब्ध थी, लेकिन इस नए रोपवे में सुरक्षा और सुविधा दोनों का ध्यान रखा गया है। सिंगल सीटर होने के कारण एक बार में एक ही व्यक्ति उसमें बैठ सकता था, साथ ही ओपन होने के कारण सुरक्षा का भी खतरा होता था। सिंगल सीटर रोपवे में बच्चों के बैठने की इजाजत नहीं थी, लेकिन 8 सीटर रोपवे के शुरू होने के बाद सैलानी अपने पूरे परिवार और बच्चों के साथ इसमें आनंद उठा सकेंगे। पर्यटक इस रोपवे में बैठकर सुंदर पेड़ पौधे और पहाड़ों के मनोरम दृश्य का आनंद उठा सकेंगे। इस रोपवे को ऑस्ट्रिया से लाया गया है। इस 8 सीटर केबिन में अब पर्यटकों को एकल रोपवे की तरह बैठने की जरूरत नहीं होगी। इसकी तकनीक ऐसी है कि इसके केबिन में पर्यटकों की एंट्री व एग्जिट के क्रम में डोर ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज होंगे। अपर और लोअर टर्मिनल स्टेशन पर पर्यटकों के सवार होने तथा बैठने के क्रम में केबिन रुका भी रहेगा। इस रोपवे की कुल लंबाई 1700 मीटर है। इसके लिए कुल 6 टावर लगाए गए हैं। इन टावरों की जमीन से ऊंचाई 1000 मीटर है। ये रोपवे 3 मिनट 50 सेकंड यानी लगभग 4 मिनट से भी कम में ऊपर तक पहुंच जाएगा। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दिए हैं कि इसका टाइम बढ़ाकर 5 मिनट किया जाए, ताकि पर्यटक जब इसमें बैठें तो सुंदर पेड़ पौधे और पहाड़ों के मनोरम दृश्य का पूरा आनंद उठा सकें। बच्चे, वृद्ध और दिव्यांगों को केबिन में बैठने में कोई कठिनाई न हो, इसकी भी व्यवस्था है। रोपवे के केबिन में चढ़ने के लिए यहाँ 2 मंजिला बिल्डिंग भी बनाई गई है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 50 फीट है। इस इमारत में पर्यटकों के लिए बाथरूम, पेयजल और बैठने की व्यवस्था होगी। ये रोपवे बिजली और जनरेटर से चलेगा। अगर दोनों फेल हो गए तो मैनुअली भी पर्यटकों को उतारा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए राजगीर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब समझना जरूरी है कि बिहार समेत देश भर के लिए पर्यटन इतना अहम क्यों है। जी हां, बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन हाई ग्रोथ देने वाली चुनिंदा इंडस्ट्री में से एक है। पर्यटन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के आंकड़े बताते हैं कि 2017 में पर्यटन से 4 करोड़ से अधिक रोजगार मिले। अनुमान है कि 2028 तक रोजगार का यह आंकड़ा बढ़कर 40 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, 2028 तक अकेले भारत में पर्यटन के क्षेत्र में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की स्थिति होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर पर्यटन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर इस पर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात पीएम मोदी की बांग्लादेश यात्रा की, जो अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। बतौर मुख्य अतिथि बांग्लादेश पहुंचकर पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्ते को एक नई ऊंचाई देने की कोशिश की है। बांग्लादेश में अपनी आजादी के लिए लड़ने वालों और भारतीय जवानों का रक्त साथ साथ बह रहा है। यह रक्त ऐसे संबंधों का निर्माण करेगा जो किसी भी दबाव से टूटेंगे नहीं, जो किसी भी कूटनीति का शिकार नहीं बनेंगे। ढाका में ये जो पीएम मोदी की आवाज गूंजी, उसे पूरी दुनिया ने सुना। साथ ही पड़ोसी देश में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत का जोश भी देखा। पहली तस्वीर ढाका एयरपोर्ट की, जहां बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जबकि दूसरी तस्वीर वहां के राष्ट्रीय शहीद स्मारक की, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को याद किया
जबकि तीसरी तस्वीर में पीएम मोदी ने विजिटर बुक में अपना संदेश लिखा। और सुनिए कैसे उस शहादत को पीएम मोदी ने याद किया। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। पीएम मोदी ने इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी याद किया। उनकी भूमिका को भी बांग्लादेश की आजादी से जोड़ दिया। बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत बांग्लादेश संबंधों, दोनों देशों की साझी विरासतों और साझा लक्ष्यों पर विस्तार से बात की और विकास की रेस में मिलकर आगे बढ़ने को लेकर विश्वास जताया। बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। पीएम मोदी ने शेख मुजीबुर रहमान को 2020 का गांधी शांति पुरस्कार दिया और ऐसे वक्त में बांग्लादेश के दौरे पर गए जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी को तहे दिल से शुक्रिया कहा। नरेंद्र मोदी के To His Excellency Sri Narendra Modi, the Honorable Prime Minister of India, who has consented to grace this occasion even amidst this pandemic. My heartiest thanks to him. बता दें कि इस दौर में भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत बांग्लादेश रिश्ते और मजबूत हुए हैं। जरूरत है इसे आगे बढ़ाने की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आप जरा समझिए कि भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। दोनों देश 54 नदियों का पानी शेयर करते हैं और दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों की ये संख्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला दोनों रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखे हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच $10 बिलियन यानी 73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार हुआ था। पिछले कुछ समय में बांग्लादेश पर चीन अपना प्रभाव जमाना चाहता है। ऐसे में कूटनीति की पिच पर यह दौरा चीन को भारत और बांग्लादेश के रिश्तों से आउट करने के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। 25 मार्च और 26 मार्च की तारीख बांग्लादेश के लिए बेहद अहम है क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक राष्ट्र बना था और भारत की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी और यही वजह है कि यह दिन बेहद खास रहा और खास दिन पर पीएम मोदी वहां पर मौजूद रहे। और चलिए अब देखते हैं नेटवर्क 18 की खास पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय आईटीसी। कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती है और ये बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन हैं। ये कहानी है 14 साल की लड़की मुस्कान की। क्या आपने कभी झुग्गी में बच्चों द्वारा संचालित बच्चों के लिए लाइब्रेरी की कहानी के बारे में सुना है? मुस्कान और उसकी बहन भोपाल के पास एक झुग्गी में बच्चों के लिए लाइब्रेरी चला रही हैं। मुस्कान अहिरवार भोपाल में अरेरा हिल्स के पास एक झुग्गी में रहने वाली 14 साल की लड़की है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मुस्कान स्कूल के बाद लाइब्रेरी का काम शुरू करती है। मुस्कान रोजाना अपनी किताबें, मैट इकट्ठा करती हैं और अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी झुग्गी के सभी बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी स्थापित करने के काम में लग जाती हैं। 2016 में लाइब्रेरी ओपन की थी। एकजुट करने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। जाना पड़ता था उन्हें बुलाने घर पर, फिर आते थे नहीं आते थे, किसी को इंटरेस्ट था किसी को नहीं था। धीरे धीरे कुछ बुक्स थी यहाँ पर कलरफुल, तो वो देखने के लिए आते थे बच्चे, तो बुक देखते देखते उनमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ कहीं, फिर बच्चे आने लगे, फिर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लगभग 25 बच्चे स्लम से लाइब्रेरी में रोज आते हैं।
कोई भी छूटे ना एजुकेशन से, सबको एजुकेशन मिले। हो सका अगर मैं बड़ी हो गई या अगर मेरी अच्छी जॉब लग गई तो मैं ऐसी और भी जगह बहुत सारी लाइब्रेरी खुलवाना चाहती हूँ जहाँ पर कोई भी बच्चा जो थोड़ा ऐसे स्लम एरिया में है, पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं पा रहा है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो वो उस लाइब्रेरी में जाके पढ़ सके। मुस्कान एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे स्वाभिमान एक नेचुरल प्रवृत्ति है जो सभी बच्चों के पास है, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल भी क्यों न हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के